ये आचार्य रजनीश की हॉरोस्कोप है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये है उनका 11 दिसंबर 1931 की पैदाइश है। 17:35 आवर्स, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। वृषभ लगन की कुंडली है और इनके लगन का स्वामी इनका 8th हाउस में है। 8th हाउस में इनके 5 प्लैनेट्स हैं। राहु इनके 11th हाउस में है, केतु इनके 5th हाउस में है, जुपिटर इनके एक्सॉल्टेड हैं और 3rd हाउस में है। अब आप लोग बोलिए। आई वुड लव टू सी मेनी पीपल पार्टिसिपेट इन दिस। कुछ भी बोलिए। मैंने आपसे कहा गलत और सही कुछ नहीं होता। और मैं तो आपको बता चुका हूँ, तो कर्मा अलाइनमेंट पढ़ा रहा हूँ, अगर 25 वर्ष से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि गलत और सही कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एफर्ट्स ना करना एक जरूर एक तरह से उतना अच्छा नहीं है। और एफर्ट्स कीजिए, अगर कहीं पे भी आपको कोई कोई बात होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गुरुजी, shall I हम्म। try? हाँ, बोलिए। ये वृषभ लग्न है। लग्न लॉर्ड in eighth house, the transformation house. Here major things, five planets are there in occult science house, eighth house में बिल्कुल deep ठीक। deep deep knowledge of the occult science and complete kind of transformation. The Lord of the 12th and a lot of सेवंथ। seventh Mars is sitting in the eighth house, which is very good. He's put efforts and his body is Mars is a body karaka and completely involved in deep occult science. And his intellect, Mercury is the lord of सेकेंड second, हाउस एंड 5th हाउस। yeah, second and fifth house. Fifth house is the sadhana, that is also there in the transformation. Moon with mind and also continuous perseverance and continuity. So it's a very big thing which I can see it is in eighth. That is sitting in the प्रोसेस Dhanu, ऑफ बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब Dhan, मैं आपकी Dhan, बात को Dhan, Dhanu आप Rashi. And, मैं आपकी बात को ना कंप्लीट करता हूँ, ताकि हम it is आगे a की बात। traditional house, a dharmic house, Dhanu Rashi house, बिल्कुल। dharmic house. So more of an in-depth, and also it turns out to be guru and for many sadhaks, for many disciples. और इसके अलावा गुरु और चंद्रमा का राशि Oh, परिवर्तन भी yeah, Guru Chandrika का राशि परिवर्तन. Yeah. है। दे आर सिटिंग ऑन ईच अदर्स प्लेस। Yes, चंद्रमा yes. जो है गुरु राशि में है, गुरु चंद्रमा की राशि में है। तो गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग भी। सबसे पहले तो श्रीवास्तव साहब, आपने बिल्कुल अच्छा कहा, क्योंकि जो आचार्य रजनीश की जो हॉरोस्कोप है उसमें 8th हाउस हाईली क्लस्टर्ड होने की वजह से 8th हाउस बहुत पावरफुल हो गया है। जो पावर होती है 8th हाउस की, वो व्यक्ति को हठ योगी बनाती है या तपस्वी बनाती है। उसकी लेकिन लेकिन जो उसकी अपनी थिंकिंग होती है, वो थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है ऑर्डिनरी लोगों से। बहुत वो उसका उसकी जो सोच होती है, वो बड़ी रेडिकलाइज सोच होती है, मतलब वो बहुत डिफरेंट होती है। और वो ऑर्डिनरी आदमियों से अलग हट के सोचने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि 8th हाउस है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि 8th हाउस तंत्र मंत्र, ज्योतिष और साधनाओं का है। वहां पे 8 प्लैनेट जो 5 प्लैनेट जो बैठे हैं, उसमें से एक विदेश के भाव का प्लैनेट भी है, मंगल। और मंगल उनके 7th हाउस का भी है। जो 7th हाउस सत्संग का प्लैनेट भाव होता है या पद प्राप्ति का भाव होता है, वो भी अष्टम में बैठा है। तो वो कुंडलिनी जागरण के द्वारा व्यक्ति को ऊपर उठाता है। बुध जैसा प्लैनेट जो है जो द्वितीयेश है, द्वितीय भाव पे दृष्टि रख रहा है, और पंचमेश है, यानी कि उनके बुद्धि के भाव का भी प्लैनेट है, त्रिकोण का स्वामी है और बहुत शुभ प्लैनेट है, वो भी 8th हाउस में बैठा है। शुक्र जो है वो लगन का स्वामी है, 8th हाउस में बैठा है।
उसकी अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है वो उसके छठे भाव षड्रिपु के भाव की है, वहां से वो लाभ में गया हुआ है, यानी वहां से वो विपरीत राजयोग बनाता है, हर्ष विपरीत राजयोग, जो अपने आप में बहुत बड़े लेवल का राजयोग हो जाता है, क्योंकि वो लग्ना लॉर्ड भी है। इसके साथ यहाँ पे चंद्रमा का गुरु का राशि परिवर्तन है, गुरु उनके कम्युनिकेशन, राइटिंग वर्क, स्पीच के भाव में को कंबाइन कर रहा है। इसी वजह से जो आचार्य रजनीश ने पुस्तकें तो कोई नहीं लिखी थी, लेकिन उनके जो डिलीवर्ड लेक्चर्स थे, उनको ही उनके संस्थान ने कंपाइल करके बुक्स की फॉर्म में पब्लिक में दिया। लेकिन उनके जो एंडलेस जो लेक्चर्स थे, वो बड़े वेरीगेटेड सब्जेक्ट्स में थे, बहुत डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स में थे, लेकिन सारे सब्जेक्ट वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थे। तो उसकी वजह से आचार्य रजनीश ने सभी धर्मों के ऊपर और धर्मों के जो बारे में जो उनकी मेन स्ट्रीम रिलीजन के बारे में जो उनकी ओपिनियन थी, वो ओपिनियन बड़ी रेडिकलाइज थी, बहुत डिफरेंट थी, और उसके लिए वो उनके अंदर बड़ी बोल्डनेस थी। यहाँ मंगल भी बैठे हैं, जो बड़े बोल्ड प्लैनेट हैं, अष्टम में बैठे हैं। तो अष्टम आपको मैंने बताया कि जैसे 66 में उन्होंने जो है फिलॉसफी के लेक्चरर थे, वहाँ जबलपुर यूनिवर्सिटी से वहाँ से रिज़ाइन करके उसके बाद ट्रैवल पे चले गए, और काफ़ी उन्होंने जो एक अपना न्यू रिलीजियस ऑर्डर उन्होंने शुरू किया। इसके अलावा जो फ़ियर वर्शिप है भगवान की, उसके लिए उन्होंने सबको मना किया। यहाँ पे आप देखिए शनि जैसे प्लैनेट वहाँ बैठे हैं, जो कि वृषभ लगन के लिए राजयोगाकारी होते हैं, नवम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। तो शनि ने उनको डॉगेड डिटर्मिनेशन दिया, यानी एक हठ धर्मिता दी उनको, बड़े हठ धर्मी थे वो, और फियरलेस थे। मंगल भी साथ बैठे हैं, और गुरु जो हैं वो अष्टम के स्वामी होके थर्ड हाउस में बैठे हैं, जो साहस का भाव है। इससे क्या हुआ कि ये डिस्पोजिटर है 5 प्लैनेट के गुरु, जो उच्च के होके उनके तृतीय भाव में बैठे हैं, जो हिम्मत का भाव है। इसीलिए बहुत फियरलेस थे। उन्होंने अगर पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने बिना डरे हुए किया। उन्होंने अगर रिलीजियस लीडर्स को क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने बिना डरे हुए किया। और वो हमेशा चाहते थे, उन्होंने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने उन्होंने ये अपने फॉलोअर्स से ये कहा कि तुमने केयर फ्री लाइफ जो है, सेलिब्रेशंस वाली लाइफ तुमने बितानी है, इस जिंदगी को पूरी तरह से जीना है, और लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं होना, क्योंकि अष्टम भाव के बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाने से ये वो बताते हैं कि अष्टम भाव जो है वो फिर इंडिफरेंस का भाव भी है। 8th हाउस जो है वो व्यक्ति की आयु मृत्यु का भाव होने की वजह से वो व्यक्ति को ज्ञान की उस सीमा पे लेके चले जाता है, जो व्यक्ति को ये बताता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, वो सभी कुछ जो है फ्रेगमेंटरी है, और उसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा, तो वो कर्म फल से नहीं जुड़ेगा ऐसा व्यक्ति। तो ये एक बात आप देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने बोला। और इसमें हिस्टोरिकली मैं आपको बता दूं कि जो 1974 में इनकी जो आचार्य रजनीश की, जब वैसे तो 1960 में आचार्य रजनीश जो है वो उन्होंने अपने प्रीचिंग शुरू कर दी थी। तो जो इनकी उन्होंने प्रीचिंग शुरू की है, वो आप यहाँ से देखेंगे तो उस समय मंगल में चंद्रमा था इनकी कुंडली में। जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू की तो मंगल जो है वो देखिए, मैंने आपको बताया था 7th हाउस जो है पब्लिक इमेज का भी है, और उनका भी है कि जैसे आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। तो मंगल की स्थितियों के अंदर उन्होंने ऐसी स्थितियों के अंदर वो मंगल के उन्होंने मंगल में चंद्रमा की राशि, और चंद्रमा इनकी जो है स्पीच एंड कम्युनिकेशन के भाव का प्लैनेट है, अष्टम भाव से संबंधित है। तो चूंकि अष्टम भाव से संबंधित है, इसीलिए वो इतना वो उन्होंने उसी से क्रिटिसिज्म से शुरू किया। लेकिन वो जो क्रिटिसाइज भी करते थे वो लॉजिक एंड रीजनिंग पे आधारित था। और ये मरकरी एंड मार्स
दोनों ही लॉजिशियन एंड रीजनिंग के प्लैनेट होते हैं। लगन का स्वामी भी वहाँ पे बैठा है और जो सैटर्न है, वो नवम भाव धर्म के भाव के भी हैं और आप जानते हैं शनि जो है अनऑर्थोडॉक्सी रिलीजन के बारे में बताते हैं। शनि जो है वो साइंटिफिक हैं, वो किसी भी व्यक्ति को अगर रिसर्चर बनाएँगे या उसको अगर टीचर बनाएँगे तो बड़ा सेक्युलर एक वो देंगे, एक आउटलुक क्रिएट करेंगे। तो वो शनि उनके हैं। इनका 1960 में इन्होंने प्रीचिंग जब शुरू की, उसके बाद 61 में राहु में इन्होंने काफ़ी ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी। उस समय ये काफ़ी जो है ये पॉपुलर हो चुके थे। राहु में जो शुक्र जब आए इनके, उस टाइम पे इन्होंने रिलोकेट किया था राहु राहु में शुक्र में, पुणे में इनका र रजनीश जी का आश्रम बन गया था, जहाँ पे फिर वो दीक्षा देने लगे थे। तो वो राहु में शुक्र में क्यों? ये राहु में शुक्र में इस वजह से क्योंकि राहु में शुक्र उनका 28 सितंबर 1972 से 29 सितंबर 1975 तक की दशा थी। इसी दशा के अंदर ये लाभ के भाव में है, ये लगन का स्वामी है और इस छठे भाव से लाभ में होकर बैठा है, तो ये इन बातों को दिखाता है। तो पहले आपको ना D1 से आपको समझ लेना है, उसके बाद फिर आप D20 में जा सकते हैं। तो जैसे आपने अब इसमें मैंने आपको जैसे D20 में आपको दिखाया है कि उनका कौन-सा भाव उनका राइज़ हो रहा है। तो इनका जो भाव राइज़ हो रहा है वो उनका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस स्पीच का भाव है और सेकंड हाउस जो D1 का है, उसकी दूसरी मूर्ति गुण राशि पंचम भाव की है। तो पंचम भाव जो है वो पूर्व पुण्य के भाव हैं। तो इनका ये सेकंड हाउस यहाँ पे राइज़ हो रहा है और मरकरी जैसा प्लैनेट राइज़ हुआ है, इसका स्वामी है, जो मरकरी इनका अपनी ही राशि में सेकंड हाउस को देख भी रहा है और ये अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम का बैठा हुआ मरकरी काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है या वो काफ़ी इंटेलिजेंस देता है। क्योंकि इसमें अष्टम भाव में जब तक ये क्लस्टर नहीं होता, तो आदमी उतने अध्यात्म की गहराइयों में नहीं जाता। लेकिन मरकरी जो है वो भी एक तरह से विज़डम की राशि में बैठे हैं, धर्म की राशि में बैठे हैं, जो कि धनु राशि है और उनका चूँकि गुरु का चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है और साथ में मरकरी के डिस्पोजिटर गुरु हैं, यानी उनकी राशि के नाथ हैं, तो इनका दोनों का हाउसेस का संबंध बन गया है। तो इसलिए जो एक तो शार्पनेस ऑफ विट एंड ह्यूमर एंड माइंड को दिखा रहा है मरकरी, तो वहीं पे वो अध्यात्म को भी दिखा रहा है, धनु राशि की वजह से और गुरु उपदेश को भी दिखा रहा है, जो कि गुरु के उच्च होकर तीसरे हाउस में बैठेंगे। इसके बाद आपको यहाँ देखना होता है कि इसमें आपके जो D1 का जो लगन का स्वामी है, वो उनके 11th हाउस में बैठा है। 1974 में राहु और शुक्र में वो रिलोकेट हो गए थे पूना में, जहाँ उन्होंने आश्रम बनाया था और दीक्षा देनी फिर प्रारंभ कर दी थी। 1981 में ये ओरेगॉन में रजनीशपुरम बना था, जो न्यू आश्रम था, जो वास्को काउंटी ओरेगॉन यूएसए में था। ये 1981 में था। तो 1981 की जो दशा है इनकी, वो है गुरु में शनि की। तो आप देखिए गुरु में शनि की दशा में ये अमेरिका के अंदर जो इनका आश्रम बना था, ये बहुत ही एक तरह से ऑपुलेंस थी, बहुत बड़ा आश्रम था। भक्तों ने जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ बेच के इनको ये आश्रम बना के दिया था। तो आप अगर देखें तो शनि यहाँ पे इसके राजयोगाकारी हैं और 9th के भी लॉर्ड हैं और 10th के भी लॉर्ड हैं। 10th आदमी की एम्पावरमेंट को दिखाता है, जिस समय व्यक्ति जो है अध्यात्म की गहराइयों में उतरते हुए कुंडलिनी पावर को जागृत कर लेता है, उसके बाद जो है उसका व्यक्ति का जो उत्थान होता है, जो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, वो 10th हाउस से आता है। और कितना वो उस चीज़ के अंदर और यहाँ से शनि की दृष्टि भी पड़ती है। और शनि जो है विदेश के ग्रह मंगल के साथ भी हैं, दूसरा विदेश का चंद्रमा भी है। आप देखिए क्योंकि
मदरलैंड से अदरलैंड का भी प्लैनेट है चंद्रमा, जो थर्ड हाउस का है। अब आप लोग सेकंड हाउस पे, थर्ड हाउस पे किसी पे भी आप बोलना चाहें तो बोलिए। आप श्रीवास्तव साहब दूसरे को किसी को कोशिश करने दीजिए। हर व्यक्ति एक एक सब्जेक्ट पे बोले। हरीश पुलवानी साहब, आप तो अच्छा बोल लेते हैं, बोलिए। गुरुजी, अगर 8th हाउस को अपन देखते हैं तो द डेप्थ ऑफ डेथ्स एंड द नॉलेज एंड the wisdom related to death was a lot more. I mean, compared to बहुत सारे जो spiritual leaders होते हैं, they talk about reality, life in general, but he would always say beyond life. That would be something that I would perhaps. आपने रजनीश को सुना है? जी। मैंने भी काफी सुना है। बहुत अच्छा बोलते थे और बहुत लॉजिकल बोलते थे, और कभी भी उन्होंने उन्होंने कभी भी किसी को भी, जो उनका एक बेसिक परसेप्शन बन गया था लोगों के दिमाग में कि वो सेक्स को प्रीच कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा था नहीं। उसमें उनका ये था कि वो जीवन में वो किसी भी चीज को उस ईश्वर के कदमों में पहुंचने में बाधा नहीं मानते थे। मतलब वो ये कहते थे कि आप गृहस्थ होकर सेलिब्रेशन के मोड से भी आप समाधि की स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन उनका जो कोर फिलॉसफी थी, वो समाधि को प्राप्त करना, मोक्ष Correct. को प्राप्त करना, वही थी। Correct. Correct. That's exactly what I meant. कि मतलब deaths related ज़्यादा and beyond the realms of death is what he spoke about the most. डेथ मतलब मृत्यु आप करें। हाँ, समाधि मतलब शरीर छोड़ना, however you name it. आचार्य रजनीश जो है, एक बात मैं आपको बताऊं, आचार्य रजनीश ने ये भी कहा कि पूर्व जन्म में तुमने क्या किया है वो तुम्हें नहीं मालूम, ना तुमने देखा है, ना तुम देख पाओगे। और अगला जन्म तुम्हें क्या मिलेगा तुम वो भी नहीं जान पाओगे, तो उसके बारे में भी मत सोचो। लेकिन तुम्हें ये जन्म मिला है, और इसमें तुम हमेशा कल की घटनाओं को पकड़कर, आमतौर पे क्या होता है कि एक आदमी ये कहता है कि मैंने मेरा कॉल आ गया था बर्कले से, अगर मैं बर्कले से जाके स्टडी कर लेता, कॉल को एक्सेप्ट कर लेता, या मेरे पिताजी एग्री कर जाते, या फाइनेंस करने को पिताजी एग्री कर जाते, तो आज मैं 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ की तनख्वाह पे होता। मतलब लोग जो क्या होता है ना, पुरानी बातों से जुड़े रहते हैं, पास से। अजय रजनीश का ये कहना था कि जो पिछला जो बीता हुआ कल है वो दोबारा नहीं आएगा, तो उसके बारे में मत सोचो। और जो आगे आने वाला कल है वो आज नहीं आ सकता, और तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी चिंताओं के बारे में पड़े रहते हो। लेकिन आज तो तुम्हारे पास है, आज तुम सेलिब्रेट कर सकते हो, आज तुम खुद भी खुश रह सकते हो, आनंदित रह सकते हो, और ईश्वर की भलाई के कामों को में अपने आप को उन मोक्ष की स्थितियों में आज ही लेके जा सकते हो, क्योंकि कल जब होगा तो फिर आज हो जाएगा। नॉर्मली आदमी जो है ना, फ्यूचर में आने वाली चीजों की चिंताओं के उस मोह में अपना पूरा आज भी खराब कर देता है। और वो ये कहते थे कि मृत्यु के बाद तुम्हें क्या जीवन मिलेगा ये तुम कभी नहीं देख पाओगे, ना कोई तुम्हें बता पाएगा। लेकिन आज के बारे में तुम जानते हो, और तुम आज को तुम यूटिलाइज कर सकते हो। किसी चीज से जुड़ने की जरूरत नहीं है। वो ये कभी भी वो नहीं कहते थे कि तुम जो है प्लेजर से, इन सब से जुड़ो। वो ये कहते थे इसे, ये एक माध्यम है, जिस माध्यम को तुम इस्तेमाल करो खुशी के साथ। आज खुद भी जो है आनंदित जीवन जियो, दूसरों में भी आनंद का संचार करो, और लाइफ को फुल सेलिब्रेशन के साथ में लाइफ को फुल्ली जियो, लेकिन किसी भी तरह का अटैचमेंट उसके साथ मत। बहुत गहरी फिलॉसफी थी। इसी वजह से
आचार्य रजनीश को बहुत ज़्यादा अच्छी फॉलोइंग मिली थी। मतलब एक समय था जिसमें लोगों को बहुत क्रेज़ हुआ था आचार्य रजनीश का, और वो असल में उन्होंने, अगर आप देखें भी तो उन्होंने हर धर्म के गुरुओं के ऊपर उन्होंने बेबाक बोला। चाहे वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला हो, चाहे वो प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बोला हो, उन्होंने बिना अपने कभी भी इस बात से नहीं डरे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन कभी भी वो नहीं थे, मतलब वो कभी भी जो मतलब कंटेम्पचुअस थे नहीं थे, किसी की बुराई में नहीं थे। उनका ये था कि वो सिर्फ दकियानूसी विचारधाराओं के खिलाफ थे। डर के धर्म के द्वारा फैलाए हुए डर के माहौल के विरुद्ध थे। उसका कारण है कि लगन का स्वामी अगर आप देखें तो ये हर्ष विपरीत राजयोग बना देता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि से लाभ में जाता है, छठे का स्वामी अष्टम में चला जाता है, और एक बोल्डनेस के प्लैनेट मंगल के साथ है, तृतीय के लॉर्ड हैं चंद्रमा के साथ है, वीनस जो है मरकरी के साथ है, सैटर्न के साथ है। तो वो एक जिसे डॉगेडनेस उन्होंने दिखाई, उन्होंने एक हठधर्मिता दिखाई हर चीज में। जैसे उनको बड़े थ्रेट्स आते थे जब वो अमेरिका में भी जब थे ओरेगन में, तो वो चूंकि बड़े कई बार बेबाक हो जाते थे, पॉलिटिशियंस के बारे में बोल देते थे तो उनको कई सीनेटर्स के थ्रेट्स भी आते थे, लेकिन कभी भी वो डरे नहीं और हमेशा उन्होंने बात को रखा। अब यहाँ अगर आप देखें, इसमें इनका जो छठा भाव है, इस कुंडी में अगर आप देखें विमशांसा में, छठे भाव के अंदर इनका सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा है जो कि नीच का है। लेकिन उसका नीच भंग कैसे होता है? उसका नीच भंग होता है क्योंकि गुरु से चंद्रमा जो है, चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा की जो उच्चनाथ है गुरु, उससे केंद्र में है, उनके साथ बैठे, गजकेसरी राजयोग भी बनता है। और फिर जो षड्रिपु का जो भाव है, तो अपेरेंटली क्या था कि चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से, नीच के होने की वजह से ऐसा लगता था कि वो फ्लीजी सेक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा था नहीं। वो हर एंजॉयमेंट के हर साधन को डिविनिटी की तरफ ले जाने के लिए, तो उन्होंने जो उनकी एक लेक्चर्स 5 सीरीज ऑफ बुक्स में कन्वर्ट हुए थे, संभोग से समाधि की तरफ, मतलब कॉपुलेशन से लेकर समाधि की तरफ। तो मैंने पूरे लेक्चर्स उनकी बुक्स भी पढ़ी थी और उनके लेक्चर्स भी पूरे सुने थे। उसमें सेक्स नाम की चीज बिल्कुल थी ही नहीं। ऐसा एक जो है ना, एक भ्रम का सा आभास होता था किताब के टाइटल को देखकर या उनके लेक्चर की सीरीज के टाइटल को देख के, कि वो जो है सेक्स को एक जरिया बनाना चाहते हैं समाधि की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन वो सिर्फ ये कहते थे कि सेक्स में तुम्हें जो परमानंद की प्राप्ति होती है वो कितनी क्षणिक है। जिस दिन तुमने वो सुख चख लिया, जो कुंडलिनी जागरण होने पर, जो डिविनिटी के कदमों पे पहुंचने पर, समाधि की स्थितियों में आ जाने पे जो परमानंद की प्राप्ति होगी, तो वो लेवल, वो फिर एक परमानेंट चीज हो जाएगी। Guruji, Vignan Bhairava Tantra is lecture is very good. He explained one of the techniques where in Vignana Bhairava Tantra 112 techniques, it is explained about this aspect. It is a very good lecture he has given on Vignana Bhairava Tantra 112 techniques. It, कौन सा क्या नाम था? विज्ञान Vignan Bhairava Tantra. Vignana Bhairava Tantra. अच्छा, This is 112 techniques of self-realization. Lectures given by Rajneesh, Acharya Rajneesh is excellent. It covers this aspect also, what you are explaining. right. This is one of the techniques specified by Shiva to Parvati, which is explained by Rajneesh. राइट। Yeah. क्या है, इसको आप ग्रुप में डालिएगा, इसमें विघ्न Vignana Bhairava Tantra. हाँ बोलिए, डॉक्टर शांता मेरे ख्याल कुछ बोल रही हैं। हाँ बोलिए। सर, गुरु रेट्रोग्रेड होना क्या ये डज ही चैलेंज द डॉगमेटिक व्यूज ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज? Absolutely. क्वेश्चंस इट?
एब्सोल्युटली। उसमें क्या है ना, गुरु के रेट्रोगेट हो जाने से गुरु जो कि धर्म के प्लैनेट हैं, वो एब्रेसिव हो गए। एब्रेसिव का मतलब है वो अब उस लीक से हट गए। जिस लीक में धर्म के गुरु हमें ले जाते थे, उस लीक से वो हट गए। वो ज्यादा साइंटिफिक हो गए हैं गुरु, रेट्रोगेट होने की वजह से। इवेल्युएशन करने लगे हैं, चीजों का मूल्यांकन करने वाले गुरु हो गए, धर्म का मूल्यांकन करने वाले हो गए। यानी कि वो गुरु ये बता रहे हैं कि एक आदमी सिर्फ आरती या माला जपने पे से संबंधित चीज को ही नहीं फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा उस साइंटिफिक तरीके से चीजों को फॉलो करेगा कि उसकी वैल्यूएबिलिटी को निकालेगा, उसके धर्म से संबंधित जितने भी हमारे डॉगमास हैं, जितने भी हमारे प्रचलित जो हमारे मत हैं, उन मतों से हटके वो सोचेगा और उसके इवैल्यूएशन को, उसके वैल्यू सिस्टम को वो निकालेगा और उसके बाद वो उन्हें अप्रूव करेगा। तभी वो उनको स्प्रेड करेगा अपनी वाणी से। क्योंकि ये जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट हो गए। तो रेट्रोगेट जो प्लैनेट्स होते हैं वो मोर साइंटिफिक हो जाते हैं। वो फिर अपनी जो उनकी जो मार्गी स्थितियां होती हैं, जिसमें गुरु उच्च के अगर मार्गी होते तो वो बहुत पूजा पाठ और मंत्र साधना करने वाला, मंदिरों के दर्शन करने वाला और पूजा आरती करने वाला और पिलग्रिमेज पे जाने वाला ऐसा बना था। लेकिन ये जुपिटर जो है ये इवेल्युएटेड हो गए हैं। दूसरा ये बहुत सेक्युलर हो गए और तीसरा ये रैशनलाइज्ड हो गए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। डॉक्टर शांता, ऐसी एनीथिंग एल्स दैट यूड लाइक टू से? एक चीज आप देखिए इनके विमशांसा चार्ट में, जो छठे भाव में षड्रिपु के भाव में चंद्रमा गुरु का गजकेसरी योग बनता है, पहली बात। और दूसरा, इसका जो डिस्पोजिटर है इस योग का, वो मंगल उच्च के होकर 8वें में बैठे हैं। मंगल का उच्च का होना जो कि विपरीत राजयोग की स्थिति है, छठे के लॉर्ड का उच्च का हो जाना और अष्टम में आ जाना। अष्टम से ही हम षड्रिपु पे किसी व्यक्ति के काबिज होना या उसके वी उसको उसके 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 उसको विन ओवर करना हम देखते हैं। और ये मंगल इनके उच्च के हुए, तो ये कुंडलिनी पावर को जागृत करने की स्थितियों को में पूरी तरह से सक्षम है। और षड रिपुओं पे तो अगर आप एक बात देखें तो आचार्य रजनीश के केस में वो कभी भी इस बात को बढ़ावा नहीं देते थे कि कोई भी उनके पांव छुए। आपने कभी भी उनके कोई वीडियोस देखे होंगे, वो सबको नमन करते हुए आते थे। मतलब उनका जो खुद का सेल्फ का जो ईगो था वो पूरी तरह क्रश हो गया था, या वो उनका वो जो जो एरोगेंस थी या जो वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो रजनीश कभी नहीं चाहते थे कि लोग उनके पांव छुएं, लोग उनको सलाम करें, नमस्ते करें, ये सब। वो इस लेवल पे पहुंच चुके थे। अगर आप इनके लगन के स्वामी को देखें, तृतीय भाव में सूर्य के साथ द्वादश भाव के स्वामी के साथ इनका राशि परिवर्तन है। राशि परिवर्तन राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। सर ये मेरा वाला पॉइंट था, मेरे पास एक ही पॉइंट था। हाँ आई बताइए। वाज वेटिंग, बट प्लीज कंटिन्यू। हाँ बताइए बताइए, बोलिए आप नहीं बोलिए। सर, मैं यही यही बात कह रही थी कि जैसे वो राशि परिवर्तन हमने वहां पे नोटिस किया, ऐसे ही ये राशि परिवर्तन जो है, जो सूर्य और शुक्र। वीनस जो है शुक्र के बीच में। और दूसरा एक चीज क्या ये दर्शाता है कि जैसे सूर्य जो है वो हमें फेम भी दिलाता है, और ये 12वें हाउस में है, तो वो जो फेम उनको मिला वो उनको इंटरनेशनली मिला, राइट। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो कहीं वो मुझे वहां से दिख रहा है। और दूसरा चीज ना जो मुझे एक मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कनेक्ट करना, कि एक लग्जरी वाला एलिमेंट भी हम ओशो रजनीश के उसमें देखते हैं कि ही वाज नॉट द गुरु जो कि लग्जरी से वो करते थे। आई मीन ही वाज उनके बाद 99 रोल्स रॉयस थी वहां और राइट। उसमें।
तो वो वीनस जो है वो एक तरह से लग्जरी और उसका प्लैनेट होता है। तो बिल्कुल। आई डोंट नो कि वो कहाँ से ये दर्शा पा रहा है, बट आई थिंक कहीं वो होगा जरूर D20 में, जो कि कह रहे हैं। और आई थिंक वो ये भी कहीं ना कहीं कह रहे थे कि ऐसा, जैसे लग्जरी को हम एक नेगेटिव मानते हैं हमेशा, पर वो जो मुझे समझ आ रहा है कि वो लग्जरी को नेगेटिव नहीं मान रहे, या ऐश्वर्य को। इनफैक्ट वो ये कह रहे कि अगर ये चीज को उसका भोग करके, चाहे वो सेक्स है या कोई लग्जरी है, अगर आप अपने आप को फ्री कर सकते हो उसकी लालसा से, ठीक है, और आप अपने माइंड को फिर समाधि की तरफ कंसंट्रेट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, तो उसको खत्म करके उस चाह को आप आगे मूव ऑन करो। मुझे तो वो चीज उनसे उनकी उस चीज से समझ आती है। हाँ, और शायद वो उसको आपने भी एक बहुत अच्छा लग्जरी आपने है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक्चुअली यही था। वो ये कहते थे कि असल में क्या होता है कि ये जो हमारा समाज है, सेक्स को बुरा कहते कहते बचपन से हमारे दिमाग में इतना बड़ा एक जाल सा बुन देता है कि जो हमारे फॉर्मेटिंग ईयर्स में इसको एक तरह से हम स्टिग्मा या टैबू समझ लेते हैं, कलंक समझ लेते हैं सेक्स को। तो क्या होता है, बार बार उसे दबाए जाने से, जैसे एक बैलून है, उस बैलून को अगर आप दबाएंगे तो कहीं और से वो फूट पड़ेगा। तो इसीलिए वो बोले कि आज समाज के अंदर अगर आप किसी पुरातन समाज में जाएं, अगर आप किसी कबीला वाले के पास जाएं और वहां पे आज आप बताएं कि आज हमारे समाज में गे, लेस्बियंस और होमोसेक्सुअलिटी, सोडोमी ये सब होता है, तो वो लोग जो है इस पे आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कहते हैं विकृतियां जो सेक्स की दिमाग में लोगों के आ गई है, वो उसके सप्रेशन की वजह से आई है, क्योंकि समाज ने, धर्म ने, इन दोनों ने बच्चों के फॉर्मेटिंग ईयर से ही इसको एक सोशल टैबू बना दिया है, यानी सोसाइटी का एक कलंक के रूप में प्रदर्शित किया है और विकृति के रूप में जो है इसको पेश किया है। इस वजह से क्या होता है कि जो नवयुवक है या नवयुवती है, जो कि सेलिब्रेट करते हुए और मोक्ष की प्राप्ति में, परमानंद की प्राप्ति में, वो एक अपने अर्ली लाइफ में ही वो जा सकती थी, वहां पे भी जब वो माला भी फेरेगी या पूजा भी करेगी तो उसके दिमाग में जिस चीज को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, वही चीजें ज्यादा निकलती है। तो उसको अगर वहां मंदिर के अंदर भी अगर उसको लड़के को कोई लड़की दिख गई सुंदर, तो वो उसकी इमीडिएटली उसकी वासनाएं जाग जाएंगी, क्योंकि उसको सप्रेस किया गया है पूरी तरह से। तो इस आचार्य रजनीश का सिर्फ ये कहना था, उन्होंने कहा कि ये एक तरह का एक बंधन सा हो गया है, जो इस बंधन की वजह से किसी भी चीज को खराब 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 कहते हुए सोशल टैबू बना देने से, सोसाइटी के द्वारा उसको एक कलंकित कर देने से या स्टिग्मा बना देने से, कलंकित करने से क्या हुआ है कि उसकी वो एक विकृति के रूप में उभरता जा रहा है समाज के अंदर। तो वो लोग जो कि डिविनिटी को प्राप्त करते हुए दूसरों को के लिए काफी योगदान करते हुए अच्छे सन्यासी बन सकते थे, ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में ही ये वासना ही भर गई हैं, जो कि दबी भी हैं, ये कहते हैं। तो बहरहाल इसका, अच्छा जो आपने एक क्वेश्चन पूछा ऑपुलेंस का, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए, जो इनका फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वो इनका सूर्य है। फोर्थ हाउस जो है वो न केवल चाइल्डहुड की स्थिति को बताता है, वो एक आदमी के मान सम्मान की स्थिति को भी बताता है, यश मान कीर्ति को भी बताता है, ये भी बताता है कि एक व्यक्ति जो है कितना हायर लर्निंग वगैरह करेगा, वो सब है। यहाँ पे वो शुक्र जो इनका लगन का स्वामी है, तो ट्रम्प कार्ड है, और साथ में छठे भाव का षड्रिपु का भी स्वामी है, उसका सूर्य के साथ में राशि परिवर्तन है। तो अगर आप देखें, सूर्य जो है यश मान कीर्ति को उनके इंटरनेशनल लेवल पे ले गया, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और साथ में किस वजह से, गुरु उपदेश के द्वारा, जो न्यू सन्यासीस को इन्होंने दीक्षाएं दी, और इनका जो मेडिटेशन होता था वो एक डांसिंग या डायनेमिक मेडिटेशन उसको बोलते थे, जिसमें डांस करता था व्यक्ति, और तब तक डांस करता था जब तक वो थक ना जाए, और डांस करने के बाद में वो फिर शवासन करता था, मतलब डीप ब्रीदिंग में चला जाता था, और उसके बाद अपने शरीर को
पूरी तरह से छोड़ के मतलब जहाँ पे भी उसको कंफर्टेबल है वहीं पे वो लेट जाता था। फिर उसके बाद वो शव आसन जिसे बोलते हैं, योग निद्रा की स्थितियों में चला जाता था। और कई बार वो जो है उस तरह का भी उनके मेडिटेशन में, डायनामिक मेडिटेशन में होता था कि आप अपने इमोशंस को जो है एमिट करो। तो इमोशंस, अगर आपको इमोशंस, आपको हँसने के इमोशंस आप लेके आओ, तो लोग ज़ोर-ज़ोर से हँसते थे। बाद में उनके देखा-देखी ये आज जो हमारे योग हैं, उसके अंदर भी एक हँसने का योग इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपको कई बार आपको दिखाई पड़ता है पार्क में जहाँ पे कम्युनिटी योगा होता है, वहाँ पे एक योग मुद्रा जो है वो हँसने की भी होती है। वो लोग ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं। तो वो धीरे-धीरे वो आदत क्या संस्कारों में सम्मिलित हो जाता है। तो ऐसे लोग हमेशा बहुत चीयरफुल रहते हैं पूरे दिन भर। जी। तो ये जो सूर्य का, शुक्र का, ये दोनों का जो संबंध बना है, ये एक ऑपुलेंस का कारक बन गया है। दूसरा जो इनका ऑपुलेंस का कारक इनका बना है, वो इनके जो धन भाव का मतलब जो विमशांसा चार्ट में जो इनका द्वितीय भाव का स्वामी है, वो उसका नीच भंग हो जाता है गुरु के साथ, छठे हाउस पे। तो वो षड्रिपुओं पे भी कब्जा करता है और उस पे काबू वो करता है, कंट्रोल करता है। तो एट द सेम टाइम अब वो जो है गजकेसरी योग का होना अपने आप में, और फिर वो चतुर्थ के भाव के स्वामी D1 के सूर्य पे उसकी दृष्टि पड़ना, विदेश के भाव पे दृष्टि पड़ना, वो सब धन के कारक उनके बन रहे। और वैसे भी अगर आप देखें तो वेल्थ के भाव का जो स्वामी बुध है, इसमें D1 में तो अष्टम भाव में है, लेकिन अगर आप उसे देखें तो बुध जो है इनके D20 में लाभ भाव के, धन भाव के, तो ये। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो तो इनके राहु और केतु बैठे हुए हैं इनके 9th हाउस में। तो इसी वजह से ये किसी धर्म विशेष में को नहीं मानते थे। ये सिर्फ जो है जिसे अद्वैतवाद को या वेदांत को ये समझते थे। तो मतलब वो ये कहते थे कि हर कोई सिर्फ एक है, 2 नहीं है। उनका ये उनके जो मेन लेक्चर्स होते थे उसमें वो ये कहते थे कि आज तुमने अपनी दीवारें खड़ी की है, अपने घर के बाहर तुमने और म्युनिसिपैलिटी के रोड पे भी अपना जो फ्लोरिकल्चर कर लिया है, अपने गमले लगा लिए हैं, वहाँ पे भी अपना बाड़ा बना दिया है। सोचो अगर तुम इस दुनिया में अकेले होते तो क्या तुम ये बाउंड्री बनाते? बाउंड्री तो हम दूसरे के लिए बनाते हैं। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में हम अकेले होते, तो क्या हम कोई दीवार खड़ी करते? क्या हम कोई बाउंड्री बनाते? तो जो बाउंड्री हम बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं? अपने पड़ोसियों की वजह से या दूसरे की वजह से। तो वो कहते हैं जब ईश्वर और तुम दोनों ही एक ही हो। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था कि ईश्वर मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आप ही ब्रह्म हैं, एक ही हैं। सब कोई ये जो है, ये जो हमने पहना है, ये हमारा जो है, ये तो एक चोला है जो शरीर है। अदरवाइज़ अगर आत्मा के लेवल पे देखें तो वो उसी का वो अंश है परमात्मा का, तो वो सभी कुछ एक ही है। तो वो सारा यूँ समझ लीजिए कि आप को मतलब अगर परमात्मा एक टॉर्च है, तो ये टॉर्च की एक लाइट है हमारे अंदर जो आत्मा के रूप में है। अभी आज एक बुजुर्ग महिला हमारे घर आई थी, तो भोजन करते हुए तो वो उन्होंने एक बड़ी एक विज़डम की बात मुझे बोली। तो वो जो है हमारी मेरी वाइफ़ की छोटी बहन की सास थी, तो भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं देखो, अब मैं 82-83 साल की हो गई हूँ, तो अभी मेरा एक रोटी से या थोड़े चावल से ही मेरा काम चल जाता है। भूख नहीं लगती। जबकि पहले जब मैं काम करती थी, इतना हम चक्की भी पीसते थे अपने घर में। हम जो है अनाज को भी धोते थे, पूरे गेहूँ को धोते थे, फैलाते थे, फिर उसको पिसवाने के लिए भेजते थे। जब हम काम करते थे सुबह शाम तक, और नैनीताल में इतनी चढ़ाई करते थे, इतना हिल टॉप पे हम लोगों का मकान था, तो सारी जगह पैदल जाते थे, रिक्शा नहीं मिलता। कितनी भूख लगती थी, वो बताती थी कि हम कम से कम 4 से 5 बार हम लोगों को भूख लग जाती थी दिन में, खाना खाते थे। तो उन्होंने एक बड़ी ज्ञान की बात बोली।
उन्होंने कहा कि मैं तो वही हूँ जो आज से 40 साल पहले 5 बार खाना खाती थी। मैं थोड़ी बदली हूँ, मैं तो वही हूँ। और आज मैं 82-83 साल में आज मुझे बहुत एक कटोरी दाल से और एक रोटी से मेरा काम चल जा रहा है। बोले ये तो शरीर है मेरा, ये मेरा शरीर है, वो अब उसको भूख नहीं लग रही। ऐसा थोड़ा है कि मुझे नहीं लग रही, मैं तो वही हूँ जो 40 साल पहले थी। तो ये बात में ना एक बड़े छिपी हुई, मुझे बड़ी गहराई की एक बात, क्योंकि कर्मा अलाइनमेंट की आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही गहरा एक उपदेश था उनका लगा कि उन्होंने कितनी बड़े पते की बात की है। उन्होंने कहा मैं थोड़ी बदली हूँ भाई, जब वो जीवित हैं तो कौन जीवित है? उनकी आत्मा जीवित है, उनकी आत्मा उनके शरीर के अंदर है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है, 40 साल पहले जो वो थी वही तो वो हैं। अब उनका चोला जो चोला है, वो चोला अब जो है बुजुर्ग हो गया है, वो नहीं पचा पा रहा, उसे भूख नहीं लग रही। और बड़ा नेचुरल है, क्योंकि 82-83 वर्ष में जब वो काम नहीं करती हैं, और उनके जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने भी बड़े सर्वेंट रखे हुए हैं उनके लिए, तो अब वो खुद भी नहीं चाहते कि उनकी मदर जो है वो काम करें। तो इतने लोग खाना बनाने वाले हैं, इतने लोग वो हैं, वो अब नैनीताल में उतना चलना भी नहीं होता, वो सब नहीं होता, तो भूख नहीं लगती। तो कितना मतलब एक सटीक बात उन्होंने बोली। तो एक्चुअल में अगर ये बात समझने की है, तो हम लोग जो हर चीज में ना मैं करते हैं, और हम अपने से हम कहते हैं हमारी इज्जत खराब हो गई। अरे हमारी इज्जत खराब हो गई, मैं कौन हूं? एक समय के बाद में आदमी रिटायर हो जाता है, एक समय के बाद में आदमी इस स्थिति में हो जाता है कि बिस्तर में पड़ा हुआ है। उस समय कहेगा वो मैं नहीं कहेगा। तो जो चीज जो है उतनी देर में आदमी को समझ में आती है, वो अगर शुरू में ही समझ में आ जाए तो वो ज्ञान की उपलब्धियां पे कितनी आसानी से आ सकता है। सर, हाँ, इसमें क्या हमें एक और चीज मे बी ईयर्स में हम देख सकते हैं। सो आई थिंक उनके लिए एक बहुत ही सेटबैक वाला पीरियड था जब माँ अनंत शीला वाला जो पूरा एपिसोड हुआ था, हाँ, इट हैपेंड इन 1996। हम्म, एंड ऑल्सो हमें लगता है कि शायद वो उनकी इन अ वे उत्तराधिकारी हो सकती थी, बट वो नहीं हुआ। हम्म। तो एक क्या कोई गुरु, मतलब वो ऐसा भी कुछ हमें नजर आ रहा है इसमें कि वो उनका यू नो कुछ गुरु और शिष्य का जो एक रिलेशनशिप होता है, वहां से कुछ कर्मा का इशू है कि वो चीज नहीं हो पाई जो उनकी सबसे। और वो टाइमिंग जो है वो आई थिंक 1996 था, जब एक बदनामी हुई बहुत ज्यादा उनके आश्रम की, हाँ, एंड जिसमें देयर वाज अ डाउनफॉल। FBI की रेड पड़ गई थी, जिसमें इन्होंने हाँ पुलिस जी, में रिपोर्ट लिखाई थी। राइट राइट। तो वो कंट्रोवर्सी थी, लेकिन उसमें क्या था कि उनकी जो किचन थी वहां पे कम्युनिटी किचन होती थी। तो उसमें जिस वजह से उनके माँ अनंत शीला को सजा हुई, जेल हुई, वो इसलिए क्योंकि उसके एक्चुअल में उसके प्रूफ जो इंडिया की पुलिस की तरह से FBI वर्क नहीं करती, पहली बात तो वहां पे कोई ऐसे थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट नहीं होते। जब तक कि उनके पास में जब तक उनके पास में कोई अनडिस्प्यूटेड एविडेंसेस नहीं होते, तब तक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सर्वे सर्वा होता है लॉ के सेंस में, एंड इज मच अबव द FBI एंड द लोकल पुलिस। जब तक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये इम्पेक्केबल केस है, इट्स अ वाटर टाइट केस, तब तक वो प्रोसिक्यूट नहीं करता। और प्रोसिक्यूशन हुआ है माँ अनंत शीला का और काफी लोगों का, वो असल में रजनीश के आश्रम को बदनाम करने के लिए वहां पे जो ये इनका वहां पे जो नेबरिंग लोग होते थे सभी को एक तरह से वहां पे प्रसाद परोसा जाता था। उसको प्रसाद को पॉइजन किया गया था, उसके बकायदा सैंपल्स लिफ्ट किए गए थे, और उस प्रसाद को FBI ने कॉन्फिस्केट किया था। तो उसके बकायदा एविडेंस जो है कि तारपुरे माँ आनंद शीला और दूसरे इनके साथ के लोगों से हुआ था। और इसके पीछे जो है इस आश्रम के ऑपुलेंस का भी कारण था, और दूसरा कारण
ये था कि रजनीश चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और सीनेटर्स के बारे में भी बेबाक अपनी ओपिनियन रखने लगे थे, इस वजह से जो सीनेटर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, डेमोक्रेट्स थे, रिपब्लिकन थे, वो सारे उनसे नाराज हो गए थे। दूसरा, एक बहुत बड़ा अमेरिका के अंदर क्रिश्चियनिटी की लॉबी है। जो क्रिश्चियन जो पास्टर्स होते हैं, वो बड़ी काफी पैसा उनको मिलता है और वो बिलियनर्स हो जाते हैं। They were feeling threatened कि हाँ Completely people threat, threatened। क्योंकि जो इवन जो उनका सिमेंटिक जो एक चर्च है, वो सिस्टम है अमेरिका में, जो बहुत ही बिलियंस में कर रहा था, लोगों ने वहां से जाना बंद कर दिया था और सारे जो है आचार्य रजनीश के आश्रम में ही आने लगे थे। दूसरा, जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट थे, वहां पे सीनेटर्स ने और उनके आदमियों ने उन लोगों को भड़काया, तो जो नेबरहुड के जो लोग थे, उन्होंने भी लोकल में कंप्लेंट्स वगैरह की। वो भी उनको सिर्फ पैसा देके भड़काया गया था। तो अब हमें देखना है कि इनको कंट्रोवर्सीज क्यों हुई। कंट्रोवर्सी एज ए गुरु इनको राहु और केतु के 9th हाउस में बैठने की वजह से हुई। सर दूसरा, 10th हाउस में पावर पोजीशन हाँ, और ये भी देखा जाता है, और 10th हाउस के लॉर्ड है यहाँ पर जुपिटर D20 में, वो जाके 6th हाउस में बैठे हुए हैं नीच के चंद्रमा के चंद्रमा के साथ, बिल्कुल ठीक, जो सेकंड हाउस के लॉर्ड है, और सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है। तो बिल्कुल। क्या ये स्पीच में जो आपने बताया कि कंट्रोवर्शियल बात, जो स्टबर्न, ही वाज स्टबर्न एट हिज वर्ड्स। राइट, वेरी करेक्ट। And second house food also, no? Food poison, maybe second house food poison, sixth enemy. So नहीं, D20. आपने फूड पॉइजन को नहीं देखना, आपने देखना सीक्रेट एनिमीज। सीक्रेट Secret, एनिमीज जो है वो आते हैं sixth जो enemy. जो Sixth 6th एंड 8th हाउस से आते हैं। एट्थ sixth house moon. हाउस, 8th हाउस से जो है सबसे ज्यादा सीक्रेट एनिमीज आते हैं। तो आप देखिए 8th हाउस के हिडन एनिमीज जो हैं, वो 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है, शांता में जो 10th भाव में है, और उस समय उनको शनि की ही महादशा चल रही थी। तो शनि में केतु की में ये घटना हुई थी, जिसमें कि आचार्य रजनीश के जो को के बाद आचार्य रजनीश वाज नेवर अरेस्टेड। आचार्य रजनीश के जो है वो आश्रम के महानंद शीला और काफी लोगों को अरेस्ट किया गया, एक मास कॉन्स्पिरेसी में की वजह से, और जो फूड को पॉइजन करने की वजह से। तो वो केस जो है बकायदा डिस्पोज ऑफ हुआ कोर्ट में। आचार्य रजनीश को हाउस अरेस्ट किया गया था और उनको फिर डिपोर्ट करने की के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था। तो देन ही केम बैक टू इंडिया। और He was not वहां पे arrested ये भी कहा because जाता है कि उनके साथ खिलाफ इतनी जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें CIA भी इन्वॉल्व थी। तो इनको खाने में कॉन्टिन्यूसली जो इनके वो थे, इनके जो ये मानंद शीला और दूसरे जो इनके कॉन्फिडेंटेस थे, वो आर्सेनिक देते थे फूड में, स्लो पॉइजन। तो उसी आर्सेनिक के प्रभाव की वजह से, और इसको बाद में भी इन्होंने ये दिखाया था कि जब आचार्य रजनीश की डेथ हुई थी, तो डॉक्टर को बुलाया गया था, लेकिन डॉक्टर को 2 घंटे तक वेटिंग रूम में रखा गया और ये कहा गया कि आचार्य रजनीश की तबीयत काफी खराब है, लेकिन वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मेरे समाधि का समय आ गया है, तो वो डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते। तो डॉक्टर ने ये कहा था, उनका स्टेटमेंट आया था बाद में कि मुझे आचार्य रजनीश को 2 घंटे के बाद देखने दिया गया, और उस 2 घंटे के बाद जब मैं पहुंचा तो उस समय तक वो उनकी डेथ हो चुकी थी। जबकि जब मैं पहुंचा था तो उस समय कॉल जो मुझे आई थी, तो मैं उसी समय पहुंच चला गया था, और वो कॉल आई थी कि उनकी तबीयत काफी खराब हो रही है। और दूसरा, उसने ये डॉक्टर ने भी बताया था कि इनके आचार्य रजनीश को आर्सेनिक से पॉइजन किया गया था, क्योंकि उसके सिम्टम्स उनकी बॉडी के अंदर थे। Actually, sir, जो ये 3-4 साल थे ना, when ये महानंदशिला had become the power center, वो सारा आश्रम संभाल रही थी, because वो 3-4 साल
या मे बी 2 साल वो जो भगवान रजनीश थे वो मौन पे थे और वो किसी से भी मिलते नहीं थे. सो दोज इयर्स आई मीन ही कुड नॉट बी डायरेक्टली इससे रिलेट नहीं कर पाए कि उनका हाथ था, बिकॉज ही वॉज इन दैट 2 years वो उस सिचुएशन में थे. So that's why it was all handled by Ma Anand Sheela, and she got the blame for it actually. नहीं, वो वही कारण नहीं था. हम्म. वो कहाँ पे चला गया फोन में? मैं देखना चाहता था ईयर कौन सा है इनकी डेथ का. तो मैंने अभी चेक किया था तो 1996 आ रहा था. नहीं, ईयर ऑफ डेथ क्या आ रहा है? ईयर ऑफ डेथ. ओके ओके. सर किसी गुरु के शिष्य ना होने का कहाँ से देख सकते हैं? गुरु के शिष्य ना होने का, देखिए गुरु के वैसे तो इन्होंने जो है ना सभी गुरुओं को इन्होंने पढ़ा था. किसी गुरु के तो शिष्य नहीं थे ये तो बिल्कुल ठीक बात है. ये खुद ही जो है वो थे, खुद ही गुरु ही, मतलब ये इतने ज्यादा मतलब वो थे कि 19 जनवरी 1990. तो आप 96 कैसे बता रही? 1990 में तो इनकी डेथ हो गई है. सर भी मैंने गलत देखा है क्योंकि 96 आ रहा है कि उनको मां नंशीला वाज सेंट टू जेल इन 96. दैट मींस उनको हाँ पहले हुआ है उससे ये जो सब कुछ हुआ है. नहीं, इनकी तो डेथ पूना में हुई है. नहीं नहीं वो नहीं, सर मेरा ईयर गलत है, मैं मान रही हूँ क्योंकि अ, मतलब वो केस चला होगा तो उनको जेल 96 में हुई है आनंद शीला को, लेकिन उसका कारण था कि आनंद शीला का एक्चुअल में हाथ था. और हम्म. वो उनके पास जो है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास में पुख्ते सबूत थे. इसमें हम्म. सारी कॉन्स्पिरेसी जो है निकल के आई थी कि रजनीश आश्रम जो है ऑपुलेंस का था. उसके ये लोग जो है ट्रस्टी लोग थे. पैसा इनके हाथ में होता था, तो ये लोग उस पैसे में के लालच में पड़ गए थे और ये हम्म. चाहते थे कि रजनीश को निकाल दिया जाए और पैसा इनको मिल जाए. हम्म. तो इसलिए केस चला होगा. उसके बाद इनको हम्म. को हम्म. कन्विक्शन हुआ होगा. लेकिन हम्म. जो इनका जो रजनीश की जहां तक डेथ की बात है, 1990 में डेथ हो चुकी है. हम्म. सो वो पहले का साल होगा सर, मैं ढूंढ रही हूँ. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट. हाँ, आप बोलिए रघुवीर सिंह जी, प्लीज बोलिए. हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो धर्म त्रिकोण है, ये भाव से लेना है कि राशि से भी लेना है? 159 नहीं, भाव से लेते हैं धर्म को. 159 भाव से? भाव से. जी. ठीक है सर. जो ये नहीं, जैसे धर्म जैसे एक त्रिकोण चीज। की जो राशियां होती है ना, हाँ. उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जैसे जो इसमें क्या होता है कि ज्योतिष के अंदर एक नया आयाम ये होता है कि जो धर्म त्रिकोण की जो राशियां हैं 1, 5 और 9, अगर वो 1, 5 और 9 भी अगर स्ट्रांग होती हैं तो एक आदमी का इंक्लिनेशन धर्मा की तरफ को होता है ये. लेकिन वैसे धर्म त्रिकोण जो होता है वो प्रथम, पंचम और नवम भाव से लिया जाता ठीक है. है. अगर आपने किसी भी व्यक्ति की कुंडली में देखना है कि वो धर्म के क्षेत्र में कितना अग्रणी होगा और आगे बढ़ेगा, अच्छा काम करेगा, तो वो आपको धर्म त्रिकोण से देखना होगा. तो प्रथम, पंचम और नवम भाव से देखना होगा. ठीक है. जैसे ये जो D20 में अगर जो लगन का लॉर्ड जो है वो 6th में बैठ जाए, 6 के लॉर्ड के साथ ही, तो उसमें क्या, उसका क्या मतलब होता है? 1985 में जो है ये संयुक्त राष्ट्र यूएसए से जो उनको निर्वासित किया गया था, वो जो फूड पॉइजनिंग जो हुई थी, दुर्घटना हुई थी यूएस में, उसकी वजह से. और फिर 21 जो है दूसरे देशों ने इनको ठुकराया था. तो इसका मतलब 1985 की हम दशा देख सकते हैं. मैं 1 मिनट आपका आंसर देता हूँ. 1985 की बात है. 80. हाँ सर मैंने भी 85 ही ढूंढा है, 85 ही आ रहा है. तो हमें 1985 की दशा देखनी होगी हम्म. क्योंकि वो ईयर इनका सबसे ज्यादा टर्ब्यूलेंट था. उस बट समय समवेयर इट इज सेइंग द प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम 81. वो भी कह रहे लिखा है. नहीं, 81 में तो ये गए थे.
81 में तो ये गए थे, ये वो ओके ये मैंने आपको बताया ना कि जो रजनीश ने जो रजनीशपुरम ओरेगोन में जो गए हैं, ओके ओके 81 में गए थे एंड 85 में ही हैड टू लीव द कंट्री। तो D20 के लग्ना लॉर्ड वक्री होते 1981 हुए 1981 में लिख लीजिए कि ओशो जो है रजनीशपुरम वेस्को काउंटी ओरेगोन यूएसए गए थे 1981 में, और ये जो घटना हुई है 1985 में, तो जस्ट 5 इयर्स आफ्टर दैट। अब धीमे साहब आपने क्या बोला, अब दोबारा बोल दीजिए। ये जैसे D20 में लगन का लॉर्ड जो है हम्म, वो 6th में चला जाए और 6th के लॉर्ड के साथ ही बैठ जाए, हाँ तो उसमें क्या, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, इंटेलिजेंटली हमने सोचना चाहिए कि अगर D20 का जो लगन का स्वामी है एक व्यक्ति के पैशन को दिखाता है कि वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए कितना कटिबद्ध होगा, कितना उसके अंदर एक मद्दा होगा या उसके अंदर एक अर्ज का लेवल होगा, वो इसको दिखाता है। अब अगर वो सपोज छठे में चला गया और छठा षड्रिपु का है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो वो भरमार कर देगा उस व्यक्ति के अंदर षड्रिपु की, काम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य, सारे जो 10 महाविकार है वो भरमार हो जाएगी, क्योंकि उसका वो लीडर होके वो चला गया है वहां पे, प्रथम भाव का स्वामी होके चला गया है, तो वो अच्छा नहीं हुआ। अब क्या है कि एक छठा हाउस जो है ना, वो ये जो दुख भाव होते हैं हमारे, ये हमें कोई भी लेसन जो है इन्हें राउंड अबाउट मैनर सिखाते हैं। राउंड अबाउट मैनर का मतलब है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर, वो विमशांसा में अगर लगन का स्वामी अगर छठे में है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी ठोकर आ जाएगी, उस ठोकर के बाद उसके अंदर परिवर्तन आएगा और ये 10 महाविकार पे वो विजय प्राप्त कर पाएगा। वो ठोकर इस तरह की भी हो सकती है कि उसके अपने स्वभाव की वजह से उसकी पत्नी छोड़ दे, उसका बच्चे उससे बात करना बंद कर दे, या उसकी बहू जो है कहेगी मैं इस घर में नहीं रहती, अलग रहूंगी, कोई भी ऐसी बात। मतलब ये जो छठा भाव है, अष्टम भाव है, ये हमें कोई भी बात सिखाएगा तो बिना ठोकर मारे नहीं सिखाएगा। लेकिन अब दूसरा पार्ट इसका है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कि चूंकि लगन है एक व्यक्ति के इस विमशांसा की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को दिखा रहा है, छठे में पहुंच गया है, तो इसका मतलब है वो प्राइमा फेसी वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन को दिखा रहा है कि ऐसा आदमी उस दलदल के अंदर खड़ा होगा जो कि ये स्टडीपू से आ रही है, उसके बाद उसे चोट लगेगी, उसे उसको ठोकर लगेगी, उसका आत्मसम्मान टूटेगा, उसके बाद वो समझ पाएगा, तब वो ज्योतिष के पीछे भागेगा, तब वो धर्म के पीछे भागेगा, तब वो चीजों की सच्चाइयां समझ पाएगा। वो समझ पाएगा कि जिस जिस बच्चे से मैं इतना मोह करता था, आज वो अमेरिका चला गया, मेरे को फोन तक नहीं करता। पूरी जिंदगी मैंने उसके मोह के उसमें, मेरी अपनी तो रिक्वायरमेंट नहीं थी 5 मकान खरीदने की, मुझे क्या जरूरत थी, या 2 मकान खरीदने की, मैं तो उसी के लिए करता था। और वो तो आज मैं उसको फोन भी करता हूँ, तेरी माँ की तबीयत खराब हो, वो पलट के फोन नहीं कर रहा, क्योंकि वो पता नहीं क्या चीज उसके दिल में जो है चुप गई है, मेरी कौन सी बात चुप गई है। तो उसका मतलब ठोकर दे के समझाएगा, जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा उस दिन वो ज्योतिष की तरफ आएगा, कर्मा अलाइनमेंट की तरफ आएगा, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा और इन 10 महाविकारों पर विजय प्राप्त करेगा। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि लगन का स्वामी कौन है। अब कुछ लगन के स्वामी ऐसे हैं जो चंचल हैं, जैसे बुद्ध है, बुद्ध चंचल है। नहीं, शनि जैसे। और शनि है तो बड़ा डिटरमिन्ड है, शनि तो बहुत डिटरमाइंड है। शनि एक व्यक्ति को जो एक एक एज के बाद देता है, शनि एक व्यक्ति को इस तरह का परिवर्तन देगा तो एक एडवांस स्टेज में जाके देगा, लेकिन देगा जरूर, क्योंकि वो रिसर्च का कारक है और उसके अंदर स्थावरता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर D20 के लग्ना लॉर्ड 11th हाउस में बैठे हुए हैं एंड मार्स 8वें घर से बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं। आज डॉक्टर शांता आपका मार्स इज वीडियो अ लॉर्ड।
डॉक्टर शांता, आज आपका वीडियो ऑन नहीं है। हमारे वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, प्रश्न पूछने वाले या बोलने वाले लोग अपना वीडियो तो जरूर ऑन करते हैं। सर आज कुछ फीवर वाला था, तो आई एम नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। आप बताइए, मैं कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। इसलिए थोड़ा मैं ऑन कोई बात कर नहीं पा रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, तो बहुत अच्छा बोल रही हैं। सर ये लग्ना लॉर्ड D20 के लग्ना लॉर्ड 11th हाउस में बैठे हुए हैं, हम्म, और 6th के लॉर्ड और 11th के ही लॉर्ड मार्स होते हुए हम्म, 8th हाउस से देख रहे हैं वेरी स्ट्रांगली। तो जो इनको खुद के प्रॉब्लम्स हुए, आई मीन ही वाज इनटू फिलॉसफी, मरकुरी फिलॉसफी दिखाते हैं, तो उनका पूरा फिलोसॉफिकल सेइंग्स थे। लेकिन वो फिलोसॉफिकल सेइंग्स के बाद आफ्टर सम टाइम ही वेंट इनटू सम कंट्रोवर्सीज, और उससे वो बाहर निकल नहीं पाए, क्योंकि उनका मरकुरी बहुत ही मार्स बहुत ही स्ट्रांग था। हम्म, इट्स मार्स अगर नीच होता तो स्ट्रेटेजाइज करके किसी भी तरह वो बाहर निकल जाते उससे, लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि हिज मास इज वेरी स्ट्रांग एंड ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स। इसीलिए 6th हाउस में जो सॉफ्ट प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो भी उनको सपोर्ट नहीं किया है। सो नहीं he नहीं नहीं, couldn't come out of the problem. मैं इसमें कुछ और आपको बताऊं। He couldn't come out of the controversies or problems. नहीं 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 नहीं, ऐसा है, देखिए, कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज है ना, कंट्रोवर्सी डज नॉट डिक्टेट द ट्रूथ। जैसे कहने का मतलब है, मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं या एवरेज प्रधानमंत्री हैं या बुरे प्रधानमंत्री हैं, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहेगा। There will be some people who will be standing on the opposite side, and there will be many people who will be standing on the favor of मोदी जी। तो ये जो कंट्रोवर्सीज होती है ना, ये सेलिब्रिटी लाइफ की एक पार्ट एंड पार्सल होती है। तो देर आर सम पीपल, इफ दे आर स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट हिम, दैट वुड नॉट completely dictate the following, which is insurmountably very high। मतलब इनकी जो आचार्य रजनीश की जो फॉलोइंग थी, वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी बड़ी थी और इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी थी। जबकि वो इंडिया के अंदर उनको एक बहुत बड़ा एक बैटल था उनका। ये जो बात आप कह रही हैं कि मंगल उच्च का है, तो ये फुट इन द माउथ सिंड्रोम देता है, मुंहफट बना देता है एक आदमी को। तो उनको मुंहफट होने का तो बनता है इसके मंगल के उच्च के होने से, क्योंकि छठे का लॉर्ड होके वो उच्च का होके अष्टम भाव में बैठा है। तो वो कभी इस बात की परवाह नहीं करते थे कि लोग उनके बारे में क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा एक हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर एक अपने आप में रिलीजन एक इंडस्ट्री भी है। रिलीजन जो है, अगर आप देखें, मतलब कुछ ऐसे हमारे टेम्पल्स में जो, अब ये जैसे हमारा तिरुपति बालाजी का टेम्पल है, वो पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया, फिर उसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया। उसकी एनुअल जो वहां से इनकम आती है 400 करोड़ है। बट नॉट ऑल द टेम्पल्स वर नेशनलाइज एंड कुड नॉट बी। ऐसे जैसे शिरडी साईं का टेम्पल है, वो नेशनलाइज नहीं हो पाया, वो अभी भी ट्रस्ट के अधीन है। लेकिन इन्होंने जो है वो सबसे ज्यादा चढ़ावा उधर भी जाता था माता के मंदिर में, माँ वैष्णो देवी में। तो वैष्णव श्राइन बोर्ड में उसको उन्होंने JNK में वैष्णव श्राइन बोर्ड के अंदर उसको कर दिया है, टू लुक आफ्टर द फंड्स। बट आज तक कोई भी सरकार, चूंकि इंडिया जो है ना, मेजोरिटी में इलेक्शंस में वोटिंग जो करता है वो कास्ट रिलीजन के आधार पे करता है। गॉड फियरिंग है मासेस यहाँ पे, और रिलीजन जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्तंभ है हिंदुस्तान का। तो आचार्य रजनीश को इतना इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज के बावजूद वो यहाँ पे इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर पाए, जबकि अपने आप में एक लार्जेस्ट सिस्टम को उन्होंने चैलेंज कर दिया था। उन्होंने आचार्य रजनीश की वजह से लोगों ने मंदिर में चढ़ावा वो सब बंद कर दिया, कम कर दिया। लोग जो कर रहे थे उसको उन्होंने जो है, उसकी उन्होंने वेरेसिटी को उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। उन्होंने कहा कि
एक बात ये बताओ कि भाई तुम्हारा अगर मंदिर में जो चढ़ावा जाता है, अगर तुम उससे स्कूल नहीं बना रहे हो, ऑर्फेनेज नहीं बना रहे हो, कहीं पे शिक्षा की कोई संस्था नहीं बना रहे हो, कहीं पे तुम जो है पियाऊ नहीं लगा रहे हो, तुम अपने सिर्फ धर्मशाला बना रहे हो, वहां पे लोगों को रहने का एक सुविधा कर रहे हो, तो या अपने मंदिर को और विशाल बना रहे हो, या अपने भगवान को और ज्वेलरीज चढ़ा रहे हो, तो उसका क्या फायदा है? वो बोले कि तुम जो है उस ईश्वर को जो पत्थर में है उनमें तो ईश्वर को देख रहे हो, वो जो गरीब आदमी है उसके अंदर ईश्वर नहीं देख पा रहे हो। सराउंडिंग एरियाज में तुम उस पैसे को नहीं खर्च कर रहे हो, वहां के गांवों के अंदर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कभी आचार्य रजनीश ने सत्य साईं बाबा के बारे में ये सब बातें नहीं बोली थी, क्योंकि वो जानते थे कि सत्य साईं बाबा एक्चुअली कर रहे थे इस तरह का, और पब्लिक गुड के लिए वो काफी अपना पैसा खर्च करते थे, और बहुत बड़ा उनका ट्रस्ट काम कर रहा था। लेकिन ये चीज जो है वो इसमें देखिए, कंट्रोवर्सी इज समथिंग, एक बात आप समझिए कि कंट्रोवर्सी का मतलब है जब भी कभी आप कोई भी रेडिकलाइज व्यू पॉइंट लेके आएंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर जो है ये हम लोग जो है ट्रेडिशनल लोग हैं, सेक्स एक टैबू है, स्टिग्मा है, कलंक है, उसको एक बहुत ज्यादा उस जैसे उसके बारे में बात करना भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। ओपनली कोई बात करे तो उसके साथ में एक टैगिंग कर दी जाती है कि वो सेक्स की बातें ज्यादा करता है। अगर कोई इवन कोई गुरु भी, अगर एस्ट्रोलॉजी का गुरु भी अगर आपको किसी भी हॉरोस्कोप में सेक्स के डिफरेंट मैनिफेस्ट को पढ़ाने लगेगा, तो उसको भी एकदम से टैग कर दिया जाएगा कि ये तो सेक्स गुरु है, सेक्स को समझा रहा है। ये इतना बड़ा टैबू है। तो पहले तो एक बहुत बड़े पूरे सिस्टम के अगेंस्ट में ही वाज स्पीकिंग। सेकंड थिंग, एक जो मंदिरों का ट्रस्ट था हिंदुस्तान के अंदर, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर था। वो एक तरह से आपको मालूम होगा कि ऐसा हुआ है कि बहुत से मठों के अंदर, मठों के जो मठाधीश थे उनका मर्डर कर दिया गया, उनके सिर्फ किस वजह से, उस सत्ता की लड़ाई के लिए, उस मठ को पे कब्जा करने के लिए। इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर सुनने में आती रही हैं। मठ के जो भी मठ होते थे या मंदिरों के जो पीठासीन होते थे, उनका जो उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करता था उसके मर्डर हो जाते थे। तो अगर आप इन सब बातों को देखें तो आचार्य रजनीश को हम कंट्रोवर्शियल नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे वो जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे वो सब्जेक्ट जो है दोनों फॉर्मिडेबल स्तंभ थे हिंदुस्तान के। आज आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम पे अगर ये बात बोलता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कल को सुप्रीम कोर्ट उसको कंटेम्प्ट पिटीशन के अंतर्गत उसको जेल कर सकता है। अगर वो इस बात पे वो बहुत ज्यादा ओपनली बोलने लगे, अब उसके वीडियोस वो डालने लगे अपने चैनल पे या उसमें, तो हाई कोर्ट्स उसको कंटेम्प्ट पिटीशन में लेके आ जाएंगे और उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो ये कहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जस्टिस इज नॉट डिलीवर्ड टू द पीपल बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि लोग जो हैं 40-40 साल तक कोर्टों के चक्कर लगाते हैं, वकीलों की जेबें भरते हैं, जजेस इतने कम हैं और केसेस के इतने ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर्स हैं, तो कभी भी किसी व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलता। तो मेरे कहने का मतलब है वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति बन जाए। तो कहने का मतलब है कि आचार्य रजनीश को मैं एज सच कंट्रोवर्शियल नहीं मानूंगा, इस वजह से क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा वाले सब्जेक्ट सेक्स के ऊपर भी उन्होंने एक प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ उन्होंने बोला और उस टैबू से बाहर निकलने के लिए लोगों को कहा। तो वो हमारी मेन स्ट्रीम जो थिंकिंग थी रिलीजन की और थियोलॉजी की, स्क्रिप्चर्स की, उसके चूंकि वो अगेंस्ट में पढ़ता था, तो नेचुरली देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग देम, और उनके जो लीडर्स थे उनको फॉलो कर रहे थे। उनके जो शंकराचार्य थे या धर्मगुरु थे उनको फॉलो कर रहे थे, तो नेचुरली वो कहेंगे भाई ये रजनीश पागल है या रजनीश जो है स्लीजी है, तो बोलेंगे। फिर दूसरा क्या किया कि रजनीश ने चूंकि मंदिरों के चढ़ावे पे भी बोलना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से एक अनदर एनिमी ही क्रिएटेड, तो ही क्रिएटेड लॉट मेनी एनिमीज। वो एनिमीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं धर्म के क्षेत्र में? क्योंकि उनका सेकेंड हाउस स्पीच का जो मालिक है वो नीच का है,
चंद्रमा और छठे भाव में बैठा है। छठे भाव से इस तरह के एनिमीज क्रिएट होते हैं और ये वचन से क्रिएट कर रहा है व्यक्ति। तो इस वजह से क्या है, और वहां पे उसका नीचभंग भी है, तो उसके बावजूद उसको हिला नहीं पाए कोई हिंदुस्तान से निकाला थोड़ा गया कि वो ओरेगन में गया 1981 में। वो तो वहां उसके भक्तों ने, अमेरिका के भक्तों ने, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने उसको गिफ्ट किया। उन्होंने उसको जो है 99 रोल्स रॉयस वगैरह गिफ्ट की। उन्होंने उनका इतना बड़ा सेंटर बनाया वहां पे। वो सारा कोई यहाँ से कोई फंड थोड़े ले गए थे, उनके अपने शिष्यों ने सब बनाया। तो उसके बनाने की वजह से वो गए। तो एक तरह से मास फॉलोइंग तो उनको थी, और इसके अलावा उन्होंने एक फॉर्मिडेबल जो सबसे बड़ा एनिमी उन्होंने बनाया, वो उन्होंने अमेरिका जाके बनाया। क्योंकि इंडिया में वो लीडर्स के अगेंस्ट इतना गंदा नहीं कभी बोलते थे। उन्होंने कभी भी लीडर्स के अगेंस्ट में कभी भी इतना ज्यादा उन्होंने उपदेश नहीं दिए जिसमें उन्होंने लीडर्स को प्रोजेक्ट किया हो कि ये लीडर्स खराब हैं या वो हैं। एक जनरल वो थोड़ा व्यंग्यात्मक उन्होंने कई बार उन्होंने बोला था लीडर्स को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं बोला था जितना वो अमेरिका में बोलने लगे। अमेरिका में वो सीनेटर्स को, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को, उन सब को वो जैसे उन्होंने ये कहा, एक अमेरिका में उन्होंने स्पीच के दौरान ये कहा कि जो जैसे प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया मंकीज से। उन्होंने कहा कि जो जैसे तुम व्हेन यू लुक एट द मंकीज, तुम जैसे बंदरों को देखते हो तो एक बड़ा बंदर होता है, वो जैसे तुम्हारे प्रेसिडेंट की तरह से है। उस बंदर के चारों तरफ मोटे मोटे बंदर होंगे जो उसके साथ चलेंगे, वो सब बलिष्ठ होंगे, और जो विमेन होंगी, चिल्ड्रन होंगे, उनको बीच में लेके चलेंगे, उनको प्रोटेक्शन के साथ चलेंगे। जो भी उसको चैलेंज करेगा उस बंदर को वो लोग अटैक करेंगे, मारेंगे। तो इसी वजह से सीनेट में, कांग्रेस में कई बार जो ये बंदरबाजी हो जाती है। ये क्या है, ये प्रेसिडेंट बनना, सीनेटर बनना, ये सब क्या है? ये एक पशुवृत्ति है, ये लोगों के ऊपर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश है। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी। इन सब बातों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था, और उनका इवन उनका बार बार उनका जो है चैनल पे टेलीकास्ट होता था। तो इसमें क्या हुआ कि not only the congressmen, the senators, and even the president of the United States became a laughing stock for people. लोगों के लिए वो हास्यास्पद हो गए, और उनको अपनी जो है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पैसा जुटाने में मुश्किलात आने लगी। सूर्य जो 12th हाउस में बैठे हैं, दैट इज द गवर्नमेंट और पीपल इन पावर इन फॉरेन कंट्रीज पे सैटर्न की दृष्टि थर्ड वाली फ्रॉम 8 and 9 पड़ रही है। डज दिस शो समथिंग? एब्सोल्युटली। लेकिन उसके बावजूद ना वो लॉजिकल बोलते थे, क्योंकि सूर्य जो है ना लगन के स्वामी शुक्र के साथ में राशि परिवर्तन कर रहा है। लेकिन इसका एक दूसरी भी बात है कि उनके लगन के छठे भाव का भी स्वामी है शुक्र। तो छठे भाव के स्वामी के साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन होने की वजह से वो ये भी दिखा रहा है कि ही इज टेकिंग एवरीबडी, ही इज ट्राइंग टू होल्ड द बुल बाय द हॉर्न। मतलब हर एक आदमी की आंखों में उंगल कर रहे हैं, वो उंगलियां कर रहे हैं आंखों में। तो आंखों में उंगली करेंगे आप किसी की भी, तो वो आदमी तो नाराज होगा, वो चाहेगा। अदरवाइज आप समझिए कि इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के बावजूद, और इतना ज्यादा उनके जो है जो फॉलोअर्स थे, वो उनको चाहते थे कि वो अमेरिका में रहे, लेकिन उनको कांग्रेस सीनेट ने उनको जो है वहां से निकाल दिया, कंट्री से उनको डिपोर्ट कर दिया उनको। और 21 कंट्रीज में अमेरिका ने अपने वो एमिसरीज को बोल दिया कि इनको कहीं पे भी वो नहीं मिलना चाहिए, जगह नहीं मिलनी चाहिए। इतना कंटेम्पचुअस ये लोग हो गए थे। और अमेरिका के अंदर CIA डज ए वेरी फंकी नेस्टी जॉब्स मेनी टाइम्स। और ये भी कहा जाता है कि इसमें CIA का भी हाथ हो सकता है, जो फूड को पॉइजन करने की कोशिश की थी। क्योंकि वो जो सीनेटर थे वहां ओरेगन के, उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने काफी बोला था। उन सब की वजह से इनके अगेंस्ट में CIA वालों ने कॉन्स्पिरेसी सारी की थी, ऐसा कहा गया। ये था। वैसे भी वहां पे अमेरिका में आपको मैं बताऊं कि CIA एक्चुअली काफी जो है नेस्टी काम करते हैं,
और वो लोगों को टर्मिनेट करते हैं इसी तरह से आर्सेनिक वगैरह देके, या उनको जो है उनको प्लेन से ऊपर से नीचे गिरा दिया, या उनको जो उनकी बॉडी को किसी रिवर में पत्थर से फेंक दिया, या उनको पूरी तरह से एनिहिलेट कर दिया, उनको गायब कर दिया। तो वो इस तरह का बड़ा आम चीज है वहाँ पे, वो बड़े अपर लेवल्स पे होता है, और वो एक तरह से काफी ज्यादा वहाँ पे होता है, और उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि सीआईए वैसे भी काम जो करता है वो बड़ा नेस्टी काम जब करता है। उनके अपने एक यूनिट्स होते हैं जो ये काम करते हैं, जो टर्मिनेट करने का काम करते हैं या किसी को भी खत्म करने का काम करते हैं। तो वो इस तरह का जब वो काम करते हैं, एक मूवी है लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, इसकी जेराल्ड जेराल्ड बटलर की, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें वो पूरा वही दिखाया है कि वो जो सीआईए किस तरह का काम करता है। वो खुद जेराल्ड बटलर जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स में वो कॉन्विक्ट था, वो उसका उस टीम का हेड करता था। तो मतलब वो अमेरिका के सीआईए के उसी यूनिट में था जिनका काम ही था कि लोगों को साफ कर देना, बीच में से हटा देना, टोटली एलिमिनेट कर देना। तो वो दिखाया है, वो मूवी अपने आप में बहुत ही पुख्ता बनी हुई है, और उसका इसके रिव्यूज में भी लिखा गया कि एक्चुअल में ये डिपिक्शन है इस मूवी में बिल्कुल सीआईए एक्टिविटीज को, ये बिल्कुल अनमास्क करती है सीआईए को। तो इसलिए इसके ऊपर लोगों ने ये भी लिखा था कि ये इसमें रजनीश को जो है, क्योंकि इन्होंने जो, अच्छा वहां पे और यहाँ पे फर्क है। जैसे इंडिया के अंदर तो मोदी जी ने पोल पोल बॉन्ड्स वगैरह चला दिए, और फिर फंडिंग आ गई इंडस्ट्रियलिस्ट की पॉलिटिकल पार्टीज को। अमेरिका में दूसरा तरीका है। अमेरिका में क्या होता है, जब ये सीनेटर्स वगैरह इलेक्शंस के टाइम आते हैं, जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन टाइम आता है, तो ये डिफरेंट जगहों पे ये लोग जाते हैं, और वहां पे जाके मीटिंग्स होल्ड करते हैं, जिसमें ये दी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दी बिजनेस पीपल आर cordially invited in those meetings to give the poll funds। तो वो सारा एक वाइट में पोल फंड्स वगैरह वहां पे वो लोग खुद मांग के कलेक्ट करते हैं। तो वो सारा इफेक्ट होने लग गया था, क्योंकि ये बहुत ओपनली जाके बिल्कुल ये उनके उनके आंखों में उंगली डालने लगे। तो अमेरिकन्स भी इस बात से सोचने में मजबूर हो गए कि इज इट वर्थ टू गिव एनी फंडिंग टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। तो डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, ये सारे के सारे हिल गए, सारे नाराज हो गए, सीनेटर्स, कांग्रेसमैन सारे नाराज हो गए। इस वजह से इनके खिलाफ में एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी का एक हैश्ड प्लान लगता है। जो आपने ये देखा ना, जो आपने ये देखा कि D20 में, एक तो पहली बात आप समझ लीजिए कि एक कॉन्स्पिरेसी का वैसे भी बनता है इनका, क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स इनके अष्टम भाव में है, जो कि कॉन्स्पिरेसी का भाव है। और इसमें विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, जैसे मंगल हैं जो कि 12th के लॉर्ड हैं, वो बैठे हैं अष्टम में, और शुक्र हैं जो लगन के स्वामी है लेकिन छठे के लॉर्ड हैं, वो बैठे हैं यहाँ पे। तो मतलब इसमें मतलब ही कुड विदस्टैंड द होल थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। मतलब जब तक 90 में इनकी डेथ हुई है, 60 से 90, 30 साल तक इनका वर्चस्व तो रहा काफी, और बड़ी फैन फॉलोइंग्स थी। लेकिन अष्टम भाव के बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड होने से एक आदमी के इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में फंस जाने की तरफ को दिखाता है। और दूसरी बात, अगर विमशांसा में भी अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के क्षेत्र में मंगल जो उच्च के बैठे हैं, उनका जो डिस्पोजिटर है वो शनि है, जो कि 10th हाउस में बैठे हैं। तो चूंकि ये डिस्पोजिटर ऑफ मंगल के डिस्पोजिटर होके बैठे हैं, और मंगल अष्टम में उच्च के हैं, तो उच्च के होने की वजह से उनका वर्चस्व भी दिखाते हैं, और उनके जो एनिमीज होंगे, हिडन एनिमीज, उनकी पावर को भी दिखा रहे हैं कि वो भी पावरफुल लोग हैं। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया है, तो आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे। कल हम विल डू समथिंग एल्स। बहुत अच्छा लगा कि आपने काफी लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया। इट वाज क्वाइट नाइस टू सी मोर पीपल। जितना ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं उतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें मतलब इसके अंदर पार्टिसिपेशन जो होता है
टॉकिंग इज लर्निंग, मतलब जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे ना उतना आपकी लर्निंग अच्छी होगी। जितना ज़्यादा आप क्लासेस के अंदर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा मैं आप लोगों से एक प्रार्थना और करूंगा कि अभी जैसे हमने पीछे सत्य साईं बाबा की थी, तो अभी हमने आचार्य रजनीश की जी की किया है, तो मेरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बट what I'm actually looking forward to from you, all of you, is to do some digging and research on Acharya Rajneesh through the websites or through any the material. तो उसको देख के ना दशा के साथ उसको अटैच कीजिए, and then in the next class you can ask me question. हाँ, ये हरी साहब का किसी का मैसेज आया कि I sent you a question. I have not been able to see anybody's question here. क्या क्वेश्चन है, क्या ये बोल सकते हैं क्या? हेलो सर मेरा मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई कांट पुट माय वीडियो ऑन, देयर माइट बी सम डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड, कोई बात बट नहीं। अगर आप if you follow the logic of what Osho Rajneesh had been trying to preach, one has to attain the actual epitome of life and balance is to follow the spirituality, get the moksha, get everything, and आप सब enjoy करो moment में। अगर ये सब moment में enjoy करना होता है तो then why should one seek innovation, or why should one seek advancement? Do you see what I'm trying to say? नहीं, फिर इसका मतलब है कि हरीश साहब, इसमें क्या हुआ है कि एक जो जिसे कहते हैं, किसी की भी फिलॉसफी का एक सनरी व्यू होता है और किसी की भी फिलॉसफी का इन डेप्थ व्यू होता है। सनरी व्यू क्या है कि जैसे वो मैंने आपको बताया ना, आचार्य रजनीश की बहुत से जो वीडियोस अगर आप देखेंगे या उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो सेक्स की बात करना चाह रहे हैं आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन वो ऐसा में एक्चुअल में when you go second time into reading of the same thing, by the end of it you would realize that it is actually not that. He has never advocated any kind of a sleazy sex. एक तो ये। दूसरा, बस श्रीवास्तव साहब, मैं बस 5 मिनट में इसको खत्म ही कर रहा हूँ, सभी लोग एक साथ ही छोड़ लेंगे। तो जैसे हरीश साहब, इसमें क्या है कि आचार्य रजनीश ने एडवांसमेंट को कभी भी बुरा नहीं कहा, मॉडर्निटी को कभी बुरा नहीं कहा, प्लेजर जो व्यक्ति लेता है उनको कभी बुरा नहीं कहा, प्रोग्रेस का, मैनकाइंड के प्रोग्रेस को बुरा नहीं कहा। लेकिन उनका ये सिर्फ कहना था कि हम लोग जो हैं हर चीज में मेरा जो हम करते हैं और हर चीज को हम इकट्ठा करते हैं, तो वो ये उन्होंने हमेशा इसकी एनालॉजी ये दी कि जो तुम मकान इकट्ठा कर रहे हो, जो तुम म्यूचुअल फंड इकट्ठा कर रहे हो, जो तुम शेयर इकट्ठा कर रहे हो और जो तुम धन इकट्ठा कर रहे हो, जिनकी तुम गठरी बांध रहे हो, वो गठरी तुम एक कूड़ा करकट की बांध रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। जो रिलेशन के साथ में मोह में बंधे हो, पोजीशन के साथ में जो मोह में बंधे हो, तो वो ये नहीं कहते थे कि तुम ये ना करो, वो कहते थे तुम ये करो लेकिन अटैच मत रहो इससे। मतलब तुम कहीं के डिप्टी कमिश्नर हो तो इस बात का एक के लिए ब्लबर माउथ मत बन जाओ, दुनिया को मत बोलो मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, क्योंकि ये तुम्हारी डिप्टी कमिश्नरी जो है कुछ समय के बाद एक म्यूजिकल चेयर की तरह होती है, कुछ समय के बाद तुमको हटा दिया जाएगा और तुम सेक्रेटरीट में जो है क्लर्क की तरह से डिप्टी सेक्रेटरी बन के काम कर रहे होगे। तो वो जो एक व्यक्ति जो है ना धर्मांध, जो ना तो तुम धर्मांध बनो, ना तो तुम किसी पावर पोजीशन के साथ में बिल्कुल अटैचमेंट करो। और उन्होंने हमेशा पावर पोजीशन को एक पशुता के साथ में कंपेयर किया कि ये पशु वृत्ति का एक मैनिफेस्ट है कि हम कहते हैं कि मैं पावरफुल हूं या मैं अभी एक बड़ा बन गया हूं तो इतने लोग मेरे को सलाम करते हैं, झुकते हैं। उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल पशुवृत्ति है और तुम्हारा जन्म जो है दिव्यात्मा बनने के लिए हुआ है। मनुष्य की योनि में तुम आए हो तो इससे सुपीरियर लेवल पे जाने का है। और इसके अलावा वो ये कहते थे कि अद्वैतवाद को बिल्कुल फॉलो करते थे। वो कहते थे कि तुम अपने आप को पहचानो। तुम अगर मीरा के भजन में तुम्हें अगर मजा आ रहा है और तुम्हें अगर सूरदास के भजन में अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो तुम्हें उसी रास्ते से तुम उनको मत कोसो जो कि ज्ञान मार्ग से तुमको जो है अध्यात्म में ले जाना चाह रहे हैं। वो कहते थे कि अगर तुम मीरा की कृष्ण की मुरली में अगर तुम जो है पूरी तरह से
इमर्स हो जाते हो, तो तुम इस भक्ति मार्ग को ही, यही तुम्हारा मार्ग है, तुम इसी मार्ग से तुम जो है ईश्वर को प्राप्त कर जाओगे। और अगर तुम जो है कर्मयोगी हो, कर्म ही करना चाहते हो, तो कर्म के मार्ग से भी तुम ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे। एक अगर तुम अगर ये समझ जाओ कि तुमने किसी चीज से जुड़ना नहीं है, अपने कर्म फल से नहीं जुड़ना है, तुम अगर इस बात का कि डिसर्निंग पावर तुम्हें दिमाग में आ जाए कि व्हाट इज लास्टिंग, व्हाट गिव्स यू लास्टिंग हैप्पीनेस, व्हाट डज नॉट गिव यू लास्टिंग हैप्पीनेस, अगर इस बात को समझ लो, तो उसके बाद तो ये जो आप कह रहे हैं ना, इनोवेशंस के साथ में, मॉडर्निटी के साथ में, वो कभी भी अगेंस्ट नहीं थे। वो तो चाहते थे कि जो पूरा हिंदुस्तान है और वर्ल्ड है वो पूरा एडवांस बने, मॉडर्न बने। लेकिन एट दी सेम टाइम, अगर मैंने आपके क्वेश्चन को सही समझा है, और इफ यू आर आस्किंग, इफ यू आर सेइंग, इफ यू आर आस्किंग एंड व्हाट आई एम सेइंग, यू आर सेइंग द सेम थिंग, देन आई एम सो सॉरी अबाउट इट। क्योंकि मुझे जो अभी तक ये समझ में आया, तो मुझे लगा कि आपने वो वर्ड लिखा है इनोवेशंस का, तो मुझे लगा पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक समय पे अगर हमने इमर्स हो जाना है गॉड में, और हमें ये हमारी कोई काम नहीं आना, तो फिर इनोवेशन करने का क्या फायदा? जो आचार्य That's true. That's true. That's true. Okay, so I understood your question well. So the point is that आचार्य रजनीश के आप वीडियोस को ज्यादा सुनेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि वो मॉडर्निटी के साथ तो हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप मॉडर्न लाइफ को आप जियो, लेकिन वो सेलिब्रेशन के मोड से जियो, उसको एक बोझा की तरफ मत जियो। उनका सिर्फ ये कहना है कि तुम एक गठरी हमेशा पीठ में एक डेड बॉडी ऑफ मेमोरीज की लेके घूमते रहते हो, वो डेड बॉडीज को निकाल दो, फेंक दो, भूल जाओ, पास चला गया है। और जो चिंताओं की एक दूसरी गठरी लेके घूम रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरा जॉब चलेगा कि नहीं होगा, कहीं ले ऑफ नहीं हो जाए, रीस्ट्रक्चर ना हो जाए, कहीं रिसेशन ना आ जाए, कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिसेशन ना आ जाए, या आईटीज में ना आ जाए, कोई इस तरह से जो डर रहे हो, क्यों डरते हो? कल जब आएगा तब देख लेना, लेकिन आज क्यों उस डर की वजह से क्यों आज को बर्बाद कर रहे हो? वो ये क्या, उनका ये कहना था कि गॉड ने तुम्हें आज दिया है, आज तुम्हें वो उन्होंने श्वास दी है, तो आज ही सेलिब्रेशन करो। तो अच्छा, इसके अंदर फिर बाद में उन्होंने इस पे बहुत एम्फसाइज किया था कि जो खाना खाना है, जो हमारी सेक्स की जो वासनाएं हैं, उन सब है, उनका जो प्लेजर है उसको उन्होंने कंपेयर किया था, ये जो इसमें भी परमानंद की प्राप्ति होती है, लेकिन वो क्षणिक है। वो कहते हैं जब तुम मोक्ष की स्थिति में, मृत्यु से पहले, ओशो ने हमेशा कहा मृत्यु से पहले मोक्ष, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मृत्यु के बाद। वो हमेशा कहते थे मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा तुम्हें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, किसी महात्मा को भी नहीं मालूम। और मृत्यु के पहले तुम क्या थे, कोई किसी महात्मा को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, ना तुमको मालूम है। तो आज की चिंता करो, आज की उस पर जियो। तो वो ये कहते थे कि जो मोक्ष की जो प्राप्ति है वो मृत्यु के पहले प्राप्त हो जाए, तो तुम उस परमानंद की स्थिति में आ जाओगे, जो परमानंद तुम रियलाइज करोगे कि तुम खाने के पीछे जो भागते थे, सेक्स के पीछे जो भागते थे, उसमें वो आनंद तो इसके सामने बिल्कुल पिग्मी है, बौना है। ये जो अध्यात्म का परमानंद है वो बहुत पावरफुल है। ये चलिए, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, कल फिर हम मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच सर प्रणाम। बहुत बहुत सादर प्रणाम। थैंक यू। आप सभी लोगों को आशीर्वाद।